हेलो एंड वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। स्टार्ट करते हैं आज का हिंदू एनालिसिस। 6 जून का ये हिंदू एनालिसिस है। जो पहला आर्टिकल है, इट इज़ चाइनीज़ इनक्लेव इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट जो है वो अभी रिसेंटली पास हुआ है। अब कोलंबो पोर्ट सिटी क्या है? कोलंबो पोर्ट सिटी जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014 में, महिंदा राजपक्षा के टाइम में 2014 में बाय चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट में है क्या? एक तो ये क्या करेंगे, कोलंबो कोलंबो पोर्ट सिटी कहाँ पे बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, इट इज़ ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द श्रीलंका। और कोलंबो के बिल्कुल वेस्ट सी साइड पे ये एक जो है पोर्ट सिटी बन रही है। अब इनका कहना ये है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इसको एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाएंगे। जैसा इनका डेवलपमेंट प्लान है, ये इसको एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाएंगे ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर एंड दुबई। जैसा सिंगापुर एंड दुबई है वैसा ही ये कुछ करने जा रहे हैं। 1.4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो चाइना यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और क्या क्या बन रहा है? फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा श्रीलंका का। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल पार्क लिविंग, आइलैंड लिविंग, ये एरियाज़ बनेंगे, रेजिडेंशियल एरियाज़ बनेंगे। अब ये जो इंटरनेशनल आइलैंड बनेगा, इसमें जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कन्वेंशन सेंटर्स होंगे, ये सब इनका कहना है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे ये बना रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट 2014 से बन रहा है, तो अभी तक ये कहाँ पहुँचा है, क्या इसकी स्थिति है? ऐसा हुआ है कि 2014 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 2015 में उसके बाद राजपक्षा जो था इलेक्शन हार गया। उसके बाद जो है सरकार बनी श्रीसेना की। नाउ श्रीसेना इज़ नॉट प्रो चाइना, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया। तो 2019 में वापस से राजपक्षा ब्रदर्स जो हैं वापस सरकार में आ गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट, अब ये जो बिल है ये रिसेंटली पास हो गया है। डिस्पाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुई है, लेकिन फिर भी ये पास हो चुका है। अब इसमें क्या, एक इसमें चीज़ ये है, कोलंबो पोर्ट सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होगा, यहाँ पे जो भी लोग, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कंसेशंस दी जाएंगी। ठीक है, कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो। ठीक है, तो ये एक टैक्स हॉलीडेज़ की तरह का काम करेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया में भी जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहाँ वैसे ही। उसके बाद एक जो है अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई है, दैट इज़ कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन, CPCEC। ये क्या करेगी, ये जितने भी अप्रूवल्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, लाइसेंस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस पोर्ट सिटी में, वो सारे प्रोवाइड करेगी CPCEC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। अब चाइना का कहना है कि चाइना की जो कंपनी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर रही है, इसका नाम है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये जो है पोर्ट सिटी, ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया है चाइना को। नाउ चाइना का ऐसा कहना है कि वो यहाँ पे 83,000 परमानेंट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट होगी, और ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो है श्रीलंका की, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये सब तो रहे प्रो जो जो इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे हैं। नाउ कुछ काफ़ी कुछ कंसर्न्स भी हैं इस प्रोजेक्ट के, उनको देख लेते हैं एक बार। कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहला, जो ये इन्होंने कमीशन जो बनाई है CPCEC, अब ये इन्होंने पार्लियामेंट्री अप्रूवल से नहीं बनाई है, इट इज़ अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। तो इन्होंने क्या किया, अब ये पार्लियामेंट से होकर नहीं, पार्लियामेंट के अप्रूवल से बनी नहीं है ये बॉडी। तो इस बॉडी में अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है, कल को कोई भी स्पोर्ट सिटी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो केसेस जितने भी होंगे वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बॉडी जो है ये बनी है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसके जितने भी, अगर इसमें कुछ भी कल को कुछ खराबी होती है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो क्या होगा, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि इसके केसेस जो हैं वो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो उतनी नहीं रहेगी। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो फिशरमैन है वहाँ के, वो ये बोल रहे हैं कि इससे जो है इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन होगी। इतना बड़े लेवल पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बाद जो फिशरमैन हैं वहाँ के, उनका कहना है कि हमारा जो फ़िश कैच है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं श्रीलंका में, उनका कहना है ये कि ये एक और चाइनीज़ कॉलोनी बनने जा रही है श्रीलंका में। इससे पहले जो है एक हम्बन टोटा पोर्ट जो है, जो साउदर्न श्रीलंका में बना हुआ है, वो भी श्रीलंका ने, वो भी चाइना ने ही बनाया था, जिसको फ़ंड किया था एक्सिम बैंक जो है चाइना का है, उसने फ़ंड किया था। उसके बाद अब वहाँ पे भी क्या हुआ है, वहाँ पे भी जो काफ़ी ज़्यादा लोन से जो
श्रीलंका के ऊपर चाइना के। नौ चाइना की ये पॉलिसी है, चाइना पहले क्या करता है, चाइना जो है, चाइना का जो डेट ट्रैप जो पॉलिसी है इनकी, ये क्या करते हैं, किसी भी डेवलपिंग नेशन को सबसे पहले क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको बड़े बड़े लोन्स देते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ इतने बड़े बड़े लोन्स देते हैं कि ताकि वो देश वापस चुका ना पाए। अब जब वो देश वापस लोन नहीं दे पाएगा तो नाउ ये करते क्या हैं, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है उसको टेक ओवर कर लेते हैं। उसको टेक ओवर करने के बाद क्या करते हैं कि पहले तो ये बोलते हैं कि हम वहाँ पे जो है परमानेंट जॉब्स जो हैं देंगे, लेकिन उसके बाद जो है ये सिर्फ अपने ही चाइनीज़ लोगों को वहाँ पे लाके जॉब्स देते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है चाइना के साथ। नाउ अपोजिशन पार्टीज़ का यही कहना है कि अगर ये भी वैसा ही कुछ इस पोर्ट सिटी के साथ भी जैसा हम्बनटोटा पोर्ट के साथ हुआ है वैसा ही हुआ, तो ये जो है सोवरेनिटी ऑफ श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नाउ इंडिया का भी इसके साथ लिंक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इंडिया का क्या सीन है इसके साथ। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्या कर रहा है, ऑल ओवर द रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चला रहा है। अब जो जितने भी BRI प्रोजेक्ट जो अफ्रीका में पहले हो चुके हैं, वहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अफ्रीका में थे, उन सब को लगभग सब प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर लिया है चाइना ने। नाउ वहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अब हम चाइना के ऊपर तो भरोसा कर नहीं सकते बिल्कुल भी, लेकिन चाइना जो है इसीलिए जो है टारगेट ऐसे देशों को करता है जो लोग जो हैं फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, जिनको ज़रूरत है इस टाइम पे, जो सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ इससे इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, तो उसी हिसाब से वो चीज़ें करते हैं। नाउ अब क्या है इंडिया का इसके साथ क्या है, अब जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन जो है काफ़ी स्ट्रेटजिक, श्रीलंका जो है काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है इंडिया के लिए। तो एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हाइपोथेसिस जो है, ये US मिलिट्री डिपार्टमेंट्स ने जो है इसके बारे में बोला है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि चाइना जो है क्या कर रहा है, धीरे धीरे चाइना जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे चाइना ने क्या किया है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है चाइना, कहाँ पे, पाकिस्तान में, तो वेस्ट में वहाँ पे अपनी इन्फ्लुएंस वो बना रहा है। उसके बाद श्रीलंका में देख लो, हम्बनटोटा पोर्ट में उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस, अब ये वाला प्रोजेक्ट इनका नया प्रोजेक्ट आ गया। म्यांमार में इनके बेसिस हैं, उसके बाद बांग्लादेश में इनका ऑपरेशन चल रहे हैं। तो सिंगापुर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि चाइना जो है इंडिया को जो है सराउंड करने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से, अपना होल्ड बनाने के लिए, अपना नेवी होल्ड बनाने के लिए इंडियन ओशन में। तो इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत खतरे की बात है। तो इंडिया को जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। इंडिया जो है श्रीलंका के साथ बात करके इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकता है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट आर्टिकल। इसके नेक्स्ट जो आर्टिकल है कोविड-19 पे ये आर्टिकल है। अब इंडिया में जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई तो इंडिया में हमें देखने को मिला कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन बनाई, काफ़ी ज़्यादा जो है मेडिसिन्स थी जो वो एक्सपोर्ट की, फ्री में भी लोगों को दी, फ्री में भी बाहरली कंट्रीज़ को दी। अब इंडिया ने फर्स्ट वेव में वैक्सीन डिप्लोमेसी के द्वारा काफ़ी अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। नाउ सेकेंड वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव जैसे ही आई तो इंडिया में खुद ही वैक्सीन की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, यहाँ पे जो थी कंडीशंस काफ़ी वर्स्ट हो गई। उसके बाद इंडिया में 2 वैक्सीन्स ऑलरेडी हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो इंडिया में चल रही हैं, उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। उसके बाद इंडिया ने जो है रशिया से स्पटनिक जो है वो मंगवाई। अब रशिया की स्पटनिक जो यहाँ पे आ रही है ना, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज जो है इंडिया में देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो फाइज़र है, जो ये एक USA की कंपनी है, जो mRNA टेक्नोलॉजी पे जो है जिन्होंने वैक्सीन बनाई हुई है, फाइज़र जो है वो इंडिया में उसको लाने की बात चल रही है। नाउ फाइज़र का क्या कहना है, फाइज़र जो है वो इंडिया से मांग रहा है इंडेमनिटी क्लॉज। इंडेमनिटी क्लॉज क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इंडेमनिटी क्लॉज क्या है, देखो मान लो आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप अगर गाड़ी चलाते हो तो आपने क्या किया होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया होता है,
ठीक है। कल को अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जब आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करते हो, आपको जो अगले बंदे को जो भी नुकसान हुआ है, जो भी लॉसेज हुए हैं, वो आपको बेयर नहीं करने पड़ते। वो कौन बेयर करता है? इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए आप इंश्योरेंस करते हो ताकि जो लॉसेज हैं वो आपको बेयर ना करना पड़े। मतलब प्रॉब्लम तो दो लोगों के बीच में हुई, आपने किसी का नुकसान किया पर लॉसेज आप बेयर नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया। तो इंडेमनिटी क्लॉज ऐसी ही एक क्लॉज है, ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 में मैंशनड है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक पार्टी जो है वो दूसरी को प्रॉमिस करती है कि कोई भी लॉस अगर आपका होता है तो उसका जो है उसकी जो भरपाई है वो हम करेंगे ना। पी फाइजर क्या बोल रहा है? पी फाइजर बोल रहा है कि अगर इंडिया में हमारी वैक्सीन जब आएगी, उसके अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ भी लॉसेस अगर होते हैं, कुछ भी लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डेथ्स होती हैं, कुछ भी होता है, तो नाउ वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। पी फाइजर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। तो अब ये इंडेमनिटी क्लॉज जो है, क्या इंडिया ने किसी और को दिया है अभी तक? जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, किसी को दिया? नहीं, किसी को भी इंडिया ने इंडेमनिटी क्लॉज अभी तक नहीं दी है। इंडेमनिटी क्लॉज देने के कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं कि अगर हम इंडेमनिटी क्लॉज दे देते हैं, उसके बाद जो है कंपनीज़ हमें लोअर प्राइसेस पे, क्योंकि उनका जो है लॉस फैक्टर वो कम हो जाएगा, तो वो हमें लोअर प्राइसेस पे वैक्सीन देंगे। उसके बाद जो है नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो एक्सरलेट हो जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है हमारी कम हो जाएगी। तो इन द नटशेल क्या होगा कि बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हमारे बच जाएंगे, इतने सारे पैसे हमारे बच जाएंगे। बट कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स ये हैं कि इंडिया ने अभी तक ये इंडेमनिटी क्लॉज किसी को भी नहीं दी है। अगर अब इंडिया एक कंपनी को इंडेमनिटी क्लॉज देता है तो कोविशील्ड पहले से ही इंडेमनिटी क्लॉज मांग रहा है। तो अगर इंडिया एक कंपनी को देता है तो बाकी सारी कंपनीज भी मांगेंगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि उनको कैसे जो है आगे चलना है, कैसे जो है वैक्सीन्स की डिमांड को पूरा करना है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इंडेमनिटी क्लॉज देकर जल्दी वैक्सीनेशन हो सकती है तो इनको ये दे देनी चाहिए। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो इकॉनमी के रिलेटेड है। इकॉनमी के रिलेटेड है क्या ये टॉपिक है, ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ किसी एक कंट्री में तो काम नहीं करती हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करती हैं। अब वो क्या करती हैं, अब ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं ये करती क्या हैं, ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में जाके ऑपरेट करती हैं जहाँ पे जो टैक्स है वो इनको कम देना पड़े। ठीक है। तो क्योंकि इन कंपनीज़ का एक ही सोल पर्पज़ है, इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा पैसा बचा सकेंगे उतना उसकी कोशिश करेंगे ना। ये क्या करते हैं, जैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, पनामा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ उन कंट्रीज़ में क्या है, उन कंट्रीज़ में काफ़ी कम जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, तो इनको वहाँ पे काफ़ी कम कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, काफ़ी जो पैसा बचाते हैं। नाउ G7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है, एक्चुअली वो इस चीज़ पे मान गए हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स होगा। चाहे कंपनी इरिस्पेक्टिव कहीं भी काम करेगी, उसको होम कंट्री पे जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है वहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम टैक्स कुछ देना ही पड़ेगा। इसको हम बोल रहे हैं ये है ग्लोबल मिनिमम। अभी ये जो है अभी ये लागू नहीं किया गया ना। अगर ये G20 कंट्रीज़ के साथ भी इनकी मीटिंग होगी, अगर वहाँ पे G20 कंट्रीज़ ने इस चीज़ को मान लिया तो ये चीज़ रियलिटी बन सकती है। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद बात करते हैं इंडिया में जो है 5 टाइगर लैंडस्केप्स हैं। 5 ऐसे टाइगर लैंडस्केप्स हैं जहाँ पे जो हैं टाइगर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा घूमते हैं, जहाँ पे उनका हैबिटेट है। ये कौन कौन से हैं? शिवालिक हिल्स और गैंगटिक प्लेन्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और ब्रह्मपुत्र हिल्स हैं, सुंदरबंस हैं। ये सब जो हैं टाइगर लैंडस्केप्स हैं। उसके बाद टडोबा टाइगर रिज़र्व जो आज न्यूज़ में था, ये महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। टडोबा टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। उसके बाद एम स्ट्राइप्स, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है टाइगर्स को। टाइगर्स की जब हमने टाइगर का सेंसस करना होता है तो ये सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं भाई, ये NTCA द्वारा बनाया गया है। तो एम स्ट्राइप्स मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये सेंसस के टाइम पे उनको लोकेट करने की हमें हेल्प करता है।
उसके बाद बर्किना फासो जो है, ये आज न्यूज़ में था, इसके बारे में कुछ देखते हैं क्या है। बर्किना फासो जो एक कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहाँ पे है ये? वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका में भी जो साहिल रीजन है, जो सेमी एरिड साहिल रीजन है, वहाँ पे ये कंट्री है। यहाँ का जो एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप, मेजर जो एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो मौसी है, MOSSI मौसी। ठीक है, रिसेंट यहाँ पे एक अटैक हुआ था टेररिस्ट का, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था आज। उसके बाद 2016 में बायोमेडिकल रूल्स बनाए गए थे। बायोमेडिकल रूल्स जो हैं वो जो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल्स में और लेबॉर्ट्रीज़ में, उसकी कैटेगराइजेशन के लिए जो हैं वो रूल्स बनाए गए थे, ताकि उसकी साइंटिफिक जो डिस्पोजल जो है वो अच्छे से किया जा सके। अब ये 4 टाइप के इसमें जो है इनकी जो है 4 टाइप से इनको डिवाइड किया गया हुआ है। 4 टाइप के डस्टबिन्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप जाते हो हॉस्पिटल्स में या फिर लेबॉर्ट्रीज़ में, और उन पे अलग अलग कलर होते हैं। तो ये अलग अलग कलर का मतलब क्या है? जो येलो कलर है, येलो कलर का मतलब है उसमें कौन सा वेस्ट होगा, जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, जितनी भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होंगी, वो सब कहाँ होंगी? येलो वाले में। ठीक है। उसके बाद ऑरेंज वाले में क्या होगा? जितना भी कंटामिनेटेड प्लास्टिक बैग्स होंगे वो सारे कहाँ होंगे? ऑरेंज वाले में। बॉटल्स जो होंगी वो ऑरेंज वाले में होंगी। उसके बाद जितने भी ब्लेड्स, नीडल्स, स्कैल्पल्स, ये कहाँ पे होंगे? ये वाइट वाले में होंगे। उसके बाद जितने भी ब्रोकन ग्लासवेयर और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, ये कहाँ होंगे? ये ब्लू वाले में। तो ये आपको कैटेगराइजेशन याद रखनी है, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चाइना में रिसेंटली H1N3 जो है वायरस जो है वो देखने को मिला है। फर्स्ट इसकी इन्फेक्शन, ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिली है। ये जो वायरस है ये भी जैसे H5N1 है उसी टाइप का एक वायरस है, लेकिन इसका जो पैथोजेनेसिस रेट है वो काफ़ी कम है। मतलब डिजीज़ कॉज करने का जो रेट है वो काफ़ी कम है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है इसकी जो ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन है वो नहीं होती है। तो इसका जो है पहला जो केस है वो हमें चाइना में देखने को मिला है। उसके बाद H5N1 जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, वो क्या है? वो भी ये भी एक वायरस है जिसकी हमें बर्ड फ्लू होता है। अब ये जो है H5N1 ये ह्यूमन से ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट केस इसका 1997 में हुआ था। ये अब इसका जो डेथ रेट, इसका जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ 60% है। 60% इन्फेक्टेड लोगों को ये जान ले लेता है। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी आज न्यूज़ में था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? हमें पता है कि जो मैटर है वो 3 फॉर्म्स में हमें मैटर देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब हमें उसके बाद 2 फॉर्म्स और हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा तो हमें पता है कि ये क्या है, स्टार्स में, नेबुलास में और लाइटनिंग के टाइम जो हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसके बारे में हम आज न्यूज़ में था, इसके बारे में आपको बताता हूँ ये क्या है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी आइंस्टाइन ने की थी। उसके बाद इंडियन एक साइंटिस्ट ने, सत्येंद्र नाथ बोस, जो मैथमेटिशियन थे इंडिया के, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। अब ये क्या है, जब भी हम एटम्स को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं टू 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस तक, तो हम क्या, हमें जो स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलती है उसी को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नाउ अर्थ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना, अर्थ पे ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जो है इसके एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। और हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, साइंटिस्ट का कहना है कि जो भी डार्क एनर्जी है और जितना भी अभी यूनिवर्स जो है वो जो यूनिवर्स की एक्सेलरेशन की, जो एक्सपेंशन की जो थ्योरी है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो वो क्यों एक्सपैंड कर रहा है उसके पीछे का हमें रीज़न पता चल सकता है, या फिर जो भी डार्क एनर्जी है उसके बारे में हमें जानने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।